Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. So in this video we are continuing with the classification of GBS, the diagnosis and examination along with the treatment. So first we have AIDP. क्लासिफिकेशन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट है AIDP, सेकंड इज़ एक्सोनल पैटर्न जिसमें अमन और अमसान आ जाता है, एंड द लास्ट इज़ मिलर फिशर सिंड्रोम. इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में GBS के टाइप्स को डिवाइड किया गया. So number 1 is AIDP, that is acute inflammatory demyelination polyradiculopathy. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डीमाइलिनेशन हो रही होती है सेल्स की, हमारे एक्सॉन्स की. बेसिकली जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, उनके जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं उनमें डीमाइलिनेशन हो रही होती है. ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है AIDP. इसकी 80 to 90% हो रही होती है. इसमें बेसिकली क्या होता है कि बॉडी का अपना ही रिस्पॉन्स होता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है टू द शॉन सेल्स ऑफ द नर्व सेल्स. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप आ गई AIDP. सेकेंड वन इज़ द एक्सोनल पैटर्न. एक्सोनल पैटर्न में हमारे पास अमन की फुल फॉर्म है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, जबकि अमसान में सिर्फ एक S एक्स्ट्रा है, दैट इज़ एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी. तो इसमें हमारे पास मोटर प्लस सेंसरी दोनों इन्वॉल्वमेंट हो जाती हैं. मोटर अमन जो है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, इसको हम कहते हैं चाइनीज़ पैरालिटिक सिंड्रोम. वाई? बिकॉज ये चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दैट्स वाई वी कॉल इट चाइनीज़ पैरालिटिक सिंड्रोम. और ये हमारे पास मोटर नोड्स ऑफ रेनवेयर को अटैक करता है. दैट मीन्स कि हमारे पास मूवमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल लॉस हो जाती हैं. जबकि एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी ये सिमिलर होता है अमन से, बट इसमें एक सेंसरी फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सेंसेशंस और मूवमेंट्स दोनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं. और लास्ट हमारे पास मिलर फिशर सिंड्रोम है. तो मिलर फिशर सिंड्रोम में बेसिकली ये भी सेम हमारे पास GBS की तरह होता है. ये रेयर होता है, बट इसकी एक करेक्टरिस्टिक क्या है कि डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है. मतलब वैसे हमने पढ़ा कि असेंडिंग पैरालिसिस होता है ना GBS में, बट मिलर फिशर में डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है. जैसे पहले अपर लिम इन्वॉल्व होता है, देन लोअर लिम. इसमें जो ट्रायड होता है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑप्थेल्मोप्लेजिया, सेकेंड वन इज़ द एटेक्सिया एंड एरिफ्लेक्सिया. आप इसको AOA से भी याद रख सकते हो, निमोनिक. इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्थेल्मोप्लेजिया यही पाया जाता है क्योंकि विजुअल डिफेक्ट सबसे पहले अराइज होता है. उसके बाद वी हैव द एग्जामिनेशन वाला पार्ट, डायग्नोसिस एंड द कॉम्प्लिकेशन. तो एग्जामिनेशन जब भी हम इस पेशेंट की करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम GBS वाले पेशेंट का बल्क देखते हैं, कंपेयर करते हैं उसको दोनों लिम्स के साथ, देन टोन, देन रिफ्लेक्सेस पे बात करते हैं, देन प्लांटर फ्लेक्सेस का क्या रिस्पॉन्स होता है वो देखते हैं. उसके अलावा हमारे पास फेशियल पैल्सी इन्वॉल्व है या नहीं ये देखते हैं, कौन सी साइड की इन्वॉल्व होती है, दोनों होती हैं ये, और सेंसेशन लॉस कितना होता है. अगर हम बल्क कंपेयर करें GBS वाले पेशेंट का लेफ़्ट और राइट अपर और लोअर लिम के, तो वो हमें नॉर्मल मिलता है, बल्क में हमें कोई चेंज नहीं मिलता. टोन जो होती है वो कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से इंडिकेट कर रहा होता है फ्लैसिड पैरालिसिस. इसके अलावा हमारे पास रिफ्लेक्सेस होते हैं. रिफ्लेक्सेस हमारे पास इसके एब्सेंट होते हैं, या फिर हमारे पास जो DTR डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. प्लांटर्स बायलेटरली गोइंग डाउन. फेशियल पैल्सी हमें बायलेटरली दोनों साइड्स पर मिल रही होती है, और सेंसेशन लॉस इसमें कम होता है क्योंकि GBS में मोटर लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेंसरी, तो सेंसरी लॉस कम होता है एज़ कम्पेयर टू मोटर. डायग्नोसिस अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास CSF फाइंडिंग सबसे पहले करवाई जाती है, लंबर पंचर, जिसमें हमें मिलता है एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन. ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, CSF प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास यूजुअल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, लाइक 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है. मतलब CSF प्रोटीन रेज्ड मिलता है हमें CSF फाइंडिंग्स में. और हमारे पास WBCs जो है ना वो नॉर्मल मिलते हैं. ये इसकी इंडिकेशन है कि WBCs तो नॉर्मल है, सिर्फ CSF प्रोटीन ज़्यादा मिलेंगे. जबकि जो EMG है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड या फिर एब्सेंट F वेव्स मिलेंगी, जो कि हमारे पास मसल्स की स्टिमुलेशन को इंडिकेट कर रही होती है. और लास्ट इज़ नर्व कंडक्शन स्टडीज़, जो कि अगेन हमारे पास नर्व्स कितना ज़्यादा उस मसल को स्टिमुलेट कर पा रही है. लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ना. कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले जो GBS वाले पेशेंटों को फर्दर क्या और मज़ीद चीज़ें
करवा सकते हैं अपने साथ। फर्स्ट चीज़ कि उसके रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो भी पैरालिसिस में जा सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी के मूवमेंट्स और मसल्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट लॉस हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी उसमें से हो सकते हैं। इसके अलावा बल्बर पैल्सी भी हो सकती है, जिसमें मोस्ट करेक्टरिस्टिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है डिस्फेजिया और नेज़ल रिगर्जिटेशन की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड चीज़ क्या होती है, हार्ट के इन्वॉल्वमेंट। हार्ट के इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास क्या होगा, कार्डिक कंडक्शन ब्लॉक। उसके साथ साथ हमारे पास कार्डिक एरिदमियाज भी बन सकते हैं, और कार्डिक एरिदमियाज ही हमारे पास डेथ का रीज़न बनते हैं, कि जिसमें पेशेंट को हमारे पास डेथ भी हो सकती है जिसकी वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा फोरेसिस कराया जाता है। 4 to 6 ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ओवर 8 to 10 डेज। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जो है IVIG दिया जाता है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, फॉर 5 डेज़। इसके अलावा पेन कंट्रोल थेरेपी दी जाती है, और सपोर्टिव केयर में ICU और या फिर HDU में पेशेंट को रखा जाता है। मॉनिटरिंग की जाती है उसकी रेस्पिरेटरी स्टेटस की। 30% वेंटिलेशन सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। ABGs और BP को मॉनिटर करना होता है। न्यूरोपैथिक पेन के लिए गाबापेंटीन या कार्बामेज़ेपाइन और DVT को प्रिवेंट करना होता है। ये सारी इसकी मैनेजमेंट है जो कि हम पेशेंट को दे रहे होते हैं टू कंट्रोल GBS फैक्टर्स। इसके अलावा हमारे पास GBS में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स का कोई भी रोल नहीं है। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज़ द एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, कि क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास एक एडवर्स इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ GBS को। तो फर्स्ट थिंग कि अगर कोई प्रीसीडिंग GI इन्फेक्शन है, एज़ आई हैव मैंशन अर्लियर कि हमारे पास जो GI इन्फेक्शन या फिर जो हमारे पास पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन होती है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा अगर एज है तो भी, डिसेंडिंग पैरालिसिस है तो भी मिलर फिशर सिंड्रोम की तरफ पेशेंट जा सकता है। बल्बर वीकनेस भी हमारे पास GBS के लिए पेशेंट जो है वो ससेप्टेबल हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो गया। एसिमेट्रिक मतलब हमारे पास एक साइड पे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, एसिमेट्रिक वीकनेस है, ये हो गया। दीज आर द बेसिकली एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स GBS के रिगार्डिंग। और हमारे पास अगर CSF में प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा आए हैं, जिसमें हमने बात की थी एक्सोनल डैमेज अगर पेशेंट के हमें जो है स्टडीज़ में मिल रहा है, तो दीज ऑल आर बेसिकली द फैक्टर्स जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास अगर ये चीज़ें हैं तो हमारे पास पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बनेगा, कि उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास GBS की अगर हम बात करें तो 80% जो है हमारे पास पेशेंट कंप्लीट रिकवर कर जाते हैं GBS से, जबकि जो 65% है वो वॉक तो करते हैं बट इन 3 to 6 months, मतलब टाइम टेकन होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा 5 to 10% जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं कि वो इनकम्प्लीट रिकवरी कर पाते हैं, और लास्ट में 3% जो होते हैं वो हमारे पास व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। तो मेनली जो 80% है इनकी कंप्लीट रिकवरी एक अच्छी चीज़ है, और 5% होते हैं जो ड्यू टू दिस डिज़ीज़ या अगर बहुत ज़्यादा ही उनका एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ जाएं तो वो डाई हो जाते हैं, या फिर क्रॉनिक हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी में चले जाते हैं, ओनली 2% ऑफ पीपल। So these are the percentages and the prognostic factors. Now I am concluding the GBS with the mnemonic 5 A's कि हम कैसे याद रख सकते हैं कि हमारे पास GBS क्या होता है केस आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें 5 A's आते हैं। First we have acute inflammatory demyelinating polyradiculopathy. Second thing is the ascending paralysis, क्योंकि हमें पता है GBS में डिस्टल टू प्रॉक्सिमल हमारे पास पैरालिसिस हो रहा होता है। थर्ड इज़ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, इसमें जितने भी साइन और सिम्टम्स आते हैं वो याद रखने हैं। और एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन विच इज़ अ CSF प्रोटीन रेस्ड, एंड द लास्ट थिंग इज़ एरेफ्लेक्सिया। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।